हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज के सेशन में मैं आपके लिए सोशल साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी ने बोला था, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑल सब्जेक्ट के चंडीगढ़ पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के जिन्हें सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए तो आपके लिए एप्लीकेशन के अंदर नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और इन सभी नोट्स का आप प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। और साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट, इन नोट्स के साथ आपको 2 टेस्ट सीरीज जिसमें मैं सोशल साइंस के 700 प्लस क्वेश्चंस करवा रहा हूं और साइंस के आपके जो 16 चैप्टर हैं उनके जो एमसीक्यू हैं वो आपको इस कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और ये लिमिटेड ऑफर है। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जाके आप परचेज कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जितने भी मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यू करवाता हूँ ना, यूट्यूब पे मैं जितने भी आपको ये एमसीक्यू की क्लासेस दे रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से ही हैं। तो आप मानिएगा ये नोट्स आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। ठीक है, एक भी लाइन को स्किप मत कीजिएगा, बार बार इन नोट्स को आप रिवाइज कीजिएगा। इनके प्रिंट निकलवा के हाईलाइट करके चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, और देन उसके बाद जो प्रैक्टिस है वो आप एमसीक्यू के जरिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जिनको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो मात्र 99 रुपए में वो इस टेस्ट सीरीज को भी ले पाएंगे, जिसके अंदर आपको सोशल साइंस प्लस में साइंस दोनों के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग की तकनीक सबसे पहले विकसित नहीं हुई थी? लेकिन नहीं हुई थी पूछा गया आपसे। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं ना ये सभी आपके नोट्स में से ही हैं। नोट्स में से मैंने इन क्वेश्चंस को बनाया है और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आपके जो नोट्स है ना वो 100% आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, एक भी लाइन को स्किप नहीं करना है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस को देखिए आप, चीन, जापान, वियतनाम या फिर कोरिया, यानी कि ये 4 देश आपके सामने गिवन है। तो 4 में से एक देश ऐसा है जहां पे जो आपकी प्रिंटिंग की तो तकनीक है ना वो सबसे पहले विकसित नहीं हुई थी। 3 देशों के अंदर प्रिंटिंग की तकनीक आ चुकी थी, एक देश इनमें से ऐसा है जहां पे आपकी प्रिंटिंग की तकनीक नहीं पहुंची थी। ठीक है, तो चीन हो गया, जापान हो गया, वियतनाम हो गया और फिर कोरिया हो गया। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आंसर नंबर सी, कि वियतनाम जो ऐसा देश है जहां पे आपकी जो तकनीक है वो आपकी स्टार्टिंग में नहीं पहुंची थी, सबसे पहले यहां पे विकसित नहीं हुई थी। चीन, जापान और कोरिया के अंदर आपकी जो मुद्रण है, जो प्रिंटिंग है, उसकी तकनीक विकसित हो चुकी थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए आप, ये सभी मैंने नोट्स में से ही लगाए हैं। ये स्क्रीनशॉट जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सभी हमारे नोट्स में से हैं। ठीक है, तो मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कहां पे? चीन में, जापान में और कोरिया में विकसित हुई थी। क्लियरली आपको दिख गया होगा कहां पे? कोरिया में, जापान में और चीन के अंदर। और यह छपाई किससे होती थी? आपके हाथ से होती थी स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, तकरीबन 594 ईस्वी से, तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। आप इन चीजों को याद रखिएगा। तो ये जो नोट्स है ना ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे, याद रखिएगा आप इस एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 868 में 868 में छपी पुस्तक क्या नाम है? डायमंड सूत्र। 868 में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र का संबंध किस देश के साथ है? यानी कि जो डायमंड सूत्र आपकी जो पुस्तक है ना वो किस देश की पुस्तक है जो आपकी 868 ईस्वी के अंदर छपी थी?
आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस को देखिए आप, जापान की पुस्तक है, कोरिया की पुस्तक है, चीन की पुस्तक है, या फिर आपके यूरोप की पुस्तक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट। जो डायमंड सूत्र जो पुस्तक है जो 868 ईस्वी में आपकी छपी थी वो जापान से रिलेटेड है, यानी कि जापान की पुस्तक है ये। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए, चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक को लेकर जापान आए। यानी कि जापान के अंदर जो आपकी तकनीक पहुंची थी ना छपाई की, वो कैसे पहुंची थी? चीनी बौद्ध प्रचारक के द्वारा पहुंची थी। ठीक है, यानी कि चीन के जो बौद्ध प्रचारक थे जब वो जापान आते थे ना तो उनके साथ ये तकनीक जापान के अंदर आई। ठीक है, और जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक कौन सी है? आपकी डायमंड सूत्र है। कौन सी पुस्तक है? डायमंड सूत्र है, और ये जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है जो 868 ईस्वी में छपी थी, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। पाठ के साथ साथ किस पे? काठ के ऊपर, लकड़ी का जो काठ होते हैं ना, काठ बोलते हैं जिसको हम, तो काठ के ऊपर छपी क्या है? ये खुदे हुए चित्र हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सभी क्लासेस जो मैं आपको नोट्स के अंदर बता रहा हूं ना, अगर आपको वो वीडियो की फॉर्म में, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, एनसीईआरटी वाला मैथमेटिक्स हो गया जो कि हम अब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, तो ये सभी चीजें अगर आपको वीडियो की फॉर्म में देखने हैं ना तो आप इस कोर्स को एप्लीकेशन में जाके परचेज कर सकते हैं। मात्र 1349 रुपए में आपको ये कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की जो वीडियो है ना, आपको वीडियो मिलेंगी। जैसे सोशल साइंस है, मैंने एक सिंगल से सिंगल टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया है वीडियो की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आप एप्लीकेशन में जाकर मात्र 1349 रुपए में इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे कि जिसमें आपका सोशल साइंस हो गया, आपकी साइंस आ गई, ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस और साइंस को लेकर काफी डिमांड थी, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीजें पढ़नी है ना, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें मैं आपको 1 ईयर की जो करंट अफेयर है ना वो करवाऊंगा, जल्दी ही इसकी जो क्लासेस हैं आपकी वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप इन 6 सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 699 रुपए में आप ये 6 सब्जेक्ट एप्लीकेशन में जाके कोर्स को परचेज करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटिका कोरियाना, अब ये है क्या? तो आपको पता होगा ना, त्रिपिटक किससे रिलेटेड है? आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो त्रिपिटिका कोरियाना जो है वो बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। इसका संग्रह है बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह। क्या नाम है? त्रिपिटिका कोरियाना। कोरियाना का मतलब कोरिया, और त्रिपिटिका इसके बारे में तो सबको पता है कि बौद्ध ग्रंथ है ये। ठीक है, तो त्रिपिटिका कोरियाना जो बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है को कब यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया, यानी कि उसके अंदर शामिल किया गया। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। जैसे हम यूनेस्को के अंदर करते हैं ना कि यूनेस्को में कब शामिल की गई चीजें, तो वही चीज है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शंस को देखिए आप, 2008 के अंदर, 2007 के अंदर, 2006 के अंदर, या फिर 2004 के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आपका आंसर नंबर बी। कब? 2007 के अंदर जो त्रिपिटिका कोरियाना है उसको, जिसको हम बोलते हैं बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह, इसको 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर क्या किया गया था? आपका अंकित किया गया था। आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, ये सभी चीजें आपको नोट्स में मिलेंगी, बस बार बार इन नोट्स को आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आप, त्रिपिटिका कोरियाना 13वीं शताब्दी के मध्य में, कब? 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटिका कोरियाना, जिसे बोलते हैं वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। वुड ब्लॉक्स यानी कि लकड़ी के ब्लॉक्स के अंदर, देख रहे हैं ना यहाँ पे आप, ये वुड ब्लॉक्स हैं, इनमें छपी हुई है ये। ठीक है, कोरियाई संग्रह है। इन ग्रंथों को लगभग 80,000, कितने हजार? लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया। कब? 2007 के अंदर यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया 80,000 वुड ब्लॉक्स को, जो किसके हैं? बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। नाम है त्रिपिटिका कोरियाना, और किस समय? आपके 13वीं शताब्दी के मध्य में। यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, किताबें भिन भिनाती मक्खियों की तरह हैं,
दुनिया का कौन सा ऐसा कोना है, कौन सा आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच जाती या नहीं पहुंच पाती, ये शब्द किसने कहे हैं। दोबारा देखिए आप, किताबें भिन भिनाती मक्खियों की तरह हैं, भिन भिनाती मक्खियों की तरह, मधुमक्खी नहीं है, मक्खियों की तरह, किताबें भिन भिनाती मक्खियों की तरह हैं। दुनिया का ऐसा कौन सा कोना है जहां पर ये नहीं पहुंच जाती या नहीं पहुंच पाती, ये शब्द किसने कहे हैं। देखिए आप ऑप्शंस को, इरेस्मस ने कहे हैं। देखिए इतना तो आप समझ गए किसके बारे में कहा गया है, किताबों के बारे में कहा गया है। मुद्रण में जो किताबें यूज होती थी, जो मुद्रित या प्रिंटिंग की जाती थी, उन किताबों के बारे में बोला गया है। तो इरेस्मस ने बोला है, मार्टिन लूथर किंग ने बोला है, मार्को पोलो ने बोला है और गुटेनबर्ग ने बोला है। किसने बोला है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आंसर नंबर फर्स्ट। किसने बोला है, इरेस्मस ने बोला है। किसने, इरेस्मस ने। मार्को पोलो का संबंध कहां से है, आपके इटली के साथ है, आपको याद रखना है। गुटेनबर्ग, इन्होंने किसकी, जो आपकी प्रिंटिंग मशीन है ना, प्रिंटिंग मशीन, इसका आविष्कार किया था। इसको सबसे पहले किसने खोजा था, प्रिंटिंग मशीन को आपके गुटेनबर्ग ने खोजा था, ठीक है। और जैतून जो टेक्निक थी ना, जैतून का तेल जो होता है, उसका एक मॉडल था, उस मॉडल के ऊपर ही आधारित थी आपकी ये प्रिंटिंग मशीन, जो किसने खोजी थी, आपके गुटेनबर्ग ने उसका आविष्कार किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर फर्स्ट। किसने, इरेस्मस ने बोली थी ये बात कि किताबें भिन भिन भिनाती मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच जाती या फिर नहीं पहुंच पाती, ये शब्द किसने बोले हैं, इरेस्मस ने, याद रखिएगा आप, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए आप, लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस्मस, यानी इरेस्मस कौन थे, आपके लातिन के विद्वान थे, और कैथोलिक जो धर्म सुधारक हैं वो थे इरेस्मस, जिसने कैथोलिक धर्म की ज्यादतियों की आलोचना की और लुथर से भी एक दूरी बनाकर रखी। प्रिंट को लेकर बहुत ज्यादा क्या थे, आशंकित था। उसने एडेजेस, उनका एक उपन्यास है या किताब बोल सकते हैं आप, एडेजेस, जो 1508 में आई थी, तो उन्होंने एडेजेस में लिखा कि किताबें भिन भिनाती मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच जाती। हो सकता है कि जहां तहां एक आध जानने लायक चीजें भी बताएं, लेकिन इनका ज्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए क्या है, हानिकारक ही है, ठीक है। याद रखिएगा आप इस चीज को। तो ये वर्ड किसने बोले थे, आपके इरेस्मस ने बोले थे। आगे बढ़ते हैं। पेनी चैप बुक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया, किताब बेचने वाले को चैपमैन कहां पर कहा जाता था। यानी कि आपसे यह पूछा गया, जो चैपमैन है ना, चैपमैन वर्ड किसके लिए यूज होता था, आपके पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया, जो किताब बेचने वाला था ना, उसके लिए हम वर्ड का यूज करते थे चैपमैन। तो हमसे यह पूछा गया है कि जो चैपमैन वर्ड आप यूज कर रहे हो ना, तो यह वर्ड किताब बेचने के वाले के लिए कहां पर यूज होता था। ऑप्शंस को देखिए आप, इंग्लैंड में यूज करते थे, फ्रांस में यूज करते थे, चीन में यूज होता था, या फिर आपका यूरोप के अंदर यूज होता था। फिर से ऑप्शंस को देख सकते हैं आप, इंग्लैंड में यूज होता था, फ्रांस में यूज होता था, चीन में यूज होता था, या फिर यूरोप के अंदर यूज होता था। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आंसर नंबर फर्स्ट। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पेनी चैप बुक्स या एक पैसा किताब बेचने वाले को क्या कहा जाता था, इंग्लैंड में क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या होगा, चैपमैन। या फिर आपसे यह पूछा जा सकता है, जो मैंने क्वेश्चन में दिया है, कि चैपमैन एक किताब बेचने वाला था, तो चैपमैन वर्ड कहां पे यूज किया जाता था किताब बेचने वाले के लिए, इंग्लैंड में, फ्रांस में, चीन में, या फिर यूरोप में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर फर्स्ट, कहां पे, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। आप समझ गए होंगे। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम अब। देखिए आप, इंग्लैंड में, कहां पे, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया किताब बेचने वाले को चैपमैन कहा जाता था। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीदकर पढ़ सकते थे, यानी कि एक सस्ती किताबें होती थी जिनको जो गरीब लोग हैं ना, वो भी आसानी से पढ़ सकते थे। हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, उस टाइम जो किताबें मुद्रित की जाती थी ना, उनकी जो कीमत थी वो इतनी ज्यादा महंगी होती थी कि एक जो मजदूर है ना, मजदूर के एक सप्ताह की जो कमाई होती थी ना, एक हफ्ता की, 7 दिन की जो कमाई होती है, 7 डेज की, वो 7 डेज की कमाई में वो एक पुस्तक खरीद पाता था। इतनी ज्यादा महंगी बुक्स होती थी। लेकिन जो चैपमैन जो बुक्स है ना, जो आपके चैनी या पेनी चैप बुक्स हैं, वो आपकी बहुत ही सस्ती होती थी। और एक जो गरीब लोग है ना, गरीब लोग भी उसको आसानी से खरीद कर क्या कर सकते थे, आपके पढ़ सकते थे। इस बात को आप याद रखिएगा। और एक होता है आपका बिब्लियोथिक ब्लू,
और ये कहां पे चलन था? ये था फ्रांस में। तो फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। तो अगर आपसे बिब्लियोथिक पूछा जाता है, बिब्लियोथिक ब्लू, तो ये भी आपकी किताबें हैं जो कैसी होती थी? छोटी किताबें हुआ करती थी, नीली जिल्द में होती थी, और कहां पे? फ्रांस के अंदर। लेकिन अगर आपसे चैप बुक्स पूछा जाता है, या एक पैसिया चैप बुक्स पूछा जाता है, या फिर चैप मैन पूछा जाता है, तो आप बताएंगे क्या? इंग्लैंड के अंदर। कहां पे बताएंगे? इंग्लैंड के अंदर। लेकिन अगर आपसे बिब्लियोथिक ब्लू पूछा जाता है, बिब्लियोथिक, अगर आपसे बिब्लियोथिक ब्लू पूछा जाता है, बिब्लियोथिक ब्लू, ठीक है, अगर आपसे बिब्लियोथिक ब्लू पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कहां से संबंध है? आपका फ्रांस के साथ। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रांस में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय को कब स्थापित किया गया था? ठीक है, यानी कि फ्रांस के अंदर बाल पुस्तकें का मतलब हो गया बच्चों के लिए जो पुस्तकें बनती हैं, बच्चों के लिए छपने वाली जो पुस्तकें होती हैं, जिनमें आपके क्या होते हैं? कार्टून्स होते हैं, ठीक है। तो जो वो वाली जो किताबें हैं, जो बाल पुस्तकें हैं, वो छापने के लिए फ्रांस के अंदर एक प्रेस का निर्माण किया गया था, एक मुद्रणालय, यानी कि जहां पे मुद्रित की जा सके उन किताबों को, उन कार्टून वाली किताबों को, एक प्रेस का निर्माण किया गया था। यानी कि वो प्रेस जहां पे ये जो बाल पुस्तकें हैं ना, इनको छापा जा सके, वो कब स्थापित की गई थी? फ्रांस के अंदर। ये आपसे पूछा गया है 1857 के अंदर, 1860 के अंदर, 1865 के अंदर, या फिर 1885 के अंदर। फिर से आप ऑप्शन को देख सकते हैं, 1857 में, 1860 में, 1865 में, या फिर 1885 के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आंसर नंबर फर्स्ट, कि 1857 के अंदर फ्रांस में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय को स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, स्थापित किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि 1857, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए आप, 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गई थी। यानी कि बच्चे जो है पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए थे। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। देखिए आप देख सकते हैं, आपको आंसर मिल गया होगा कि फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया था। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परिकथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया था। परिकथाएं जो बच्चों को पसंद हो, लोक कथा यानी कि लोग या लोगों की कथाएं, गांव की कथाएं, किससे? आपका इनका भी प्रकाशन किया गया, जो बच्चों को क्या है? आपकी पसंद आए। तो आप समझ गए होंगे करेक्ट आंसर क्या आएगा? फ्रांस में 1857 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहने और जॉर्ज इलियट, इनका संबंध किससे है? यानी कि ये महिलाएं हैं, तो ये महिलाएं का संबंध जो है ना, वो किसके साथ है? जेन ऑस्टिन है, ब्रांट बहने हैं, ब्रांट आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रांट, ठीक है, ब्रांट बहने और जॉर्ज इलियट। फिर से लिखूं, ब्रांट, ब्रांट, ठीक है, ब्रांट बहने हैं और जॉर्ज इलियट है और जेन ऑस्टिन है। इनका संबंध किसके साथ है? यानी कि ये क्या है? कहानीकार हैं, कवियत्री हैं, इतिहासकार हैं, या फिर उपन्यासकार हैं? फिर से देखिए आप, कहानीकार हैं, कवियत्री हैं, इतिहासकार हैं, या फिर उपन्यासकार हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आपका आंसर नंबर डी। ये क्या थी? ये तीनों जो हैं वो क्या थी? आपकी उपन्यासकार थी, जो क्या लिखती थी? आपकी उपन्यास लिखती थी। और ये महिलाओं के ऊपर उपन्यास लिखती थी ताकि उनको क्या मिले? उनमें एक हिम्मत आई, ठीक है, वो लोगों के खिलाफ, इस समाज के खिलाफ क्या करें? संघर्ष करें। इस तरह के जो उपन्यास हैं वो इन महिलाओं के द्वारा लिखे गए थे। तो ये क्या थी तीनों? जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहने और जॉर्ज इलियट। ये क्या थी? आपकी एक उपन्यासकार थी, याद रखिएगा आप, ठीक है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे थे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई हैं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे थे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थी। अब वो कौन कौन सी थी? आपके जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहने और जॉर्ज इलियट आदि। इनके जो जो उपन्यास थे वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे और वो सभी उपन्यास भी आपको अच्छे से याद करने हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो आपको आंसर मिल गया, क्या थी? ये उपन्यासकार थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी, उपन्यासकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है, यह किस पत्रिका की टैगलाइन थी उस समय में? यह किस पत्रिका की टैगलाइन थी? हर किसी के लिए खुली एक पत्रिका, व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है, यह किस प्रकार की या किस पत्रिका की क्या थी? आपकी टैगलाइन थी। किस पत्रिका के बारे में यह लाइन सबसे पहले लिखी जाती थी, यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए आप, बंगाल गजट, संवाद कौमुदी, शमसूल या फिर इंडियन सारीवारी। फिर से ऑप्शंस को देखिए आप, बंगाल गजट, संवाद कौमुदी, शमसूल या फिर इंडियन सारीवारी। ठीक है, फिर से देख सकते हैं आप, बंगाल गजट, संवाद कौमुदी, शमसूल और इंडियन सारीवारी। ठीक है, याद रखिएगा 4 नाम है, बंगाल गजट, संवाद कौमुदी, शमसूल और इंडियन सारीवारी। ठीक है, तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आंसर नंबर फर्स्ट। जो बंगाल गजट आपकी जो पत्रिका है, जो हिक्की के द्वारा लिखी गई थी, तो उसकी जो पहली टैगलाइन थी, जो लिखा जाता था, जो इसको डिफाइन करती थी, इस पत्रिका को डिफाइन करती थी, वो लाइन क्या थी? हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है, यानी कि जो अपने विचारों को किसी के प्रभाव में आकर नहीं बदलती, किसी के कहने पर गलत चीजें नहीं छापती है, वो पत्रिका। तो हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है, यह पत्रिका की किस पत्रिका की टैगलाइन है? यह है बंगाल गजट की। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि बंगाल गजट। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए आप, जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया, यानी कि इस पत्रिका ने हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। मिल गया होगा आपको आंसर। ये सभी चीजें नोट्स में मैंने क्लियरली बहुत अच्छे से कर रखी हैं। ठीक है ना, तो ये नोट्स को बार बार रिवाइज कर लेना आप। ठीक है, यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आजाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर क्या था? अभिमान था। यानी कि जो ये लिखना चाहते थे सही बात, उसको ये आराम से लिखते थे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता था। और ये किसने स्टार्ट की थी? जेम्स अगस्टस हिक्की ने। कब? 1780 से। क्या थी? एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ये भी याद रखिएगा कि जो बंगाल गजट है, जो 1780 से स्टार्ट की गई थी जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा, ये कैसी पत्रिका थी? आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी, दैनिक नहीं थी, ना ही आपकी मासिक थी। कैसी थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्योतिबा फुले की पुस्तक, ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक नाम क्या है? गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी में किस बारे में वर्णन किया गया है? ज्योतिबा फुले की जो पुस्तक है गुलामगिरी में किस बारे में वर्णन किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आप, दास प्रथा के बारे में पूछा गया है, बताया गया है, जाति प्रथा के बारे में बताया गया है, मजदूरों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप फिर से देखिए, ज्योतिबा फुले की जो पुस्तक है गुलामगिरी, उसमें किस बारे में वर्णन किया गया है? फिर से देख सकते हैं आप, दास प्रथा के बारे में वर्णन है, जाति प्रथा के बारे में वर्णन है, मजदूरों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में वर्णन है, और इनमें से कोई नहीं। देखिए गुलामगिरी, जैसे हम गुलाम के बारे में पढ़ते हैं ना, हमारा ध्यान किस पे जाएगा? दास प्रथा पे, कि भाई ये तो दास है, दास क्या होते हैं? गुलाम ही तो होते हैं ना, तो ये तो दास प्रथा के बारे में हो सकती है। हमारा ध्यान किस पे जाएगा? मजदूरों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में जाएगा, कि मजदूरों पर, क्योंकि मजदूर भी क्या होते हैं? एक तरह से दास माने जाते हैं। ठीक है ना, जो बड़े लोग हैं उनके लिए एक प्रकार से वो नौकर ही हैं, दास ही हैं। तो मजदूरों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में है, लेकिन ये दोनों ही आपके नहीं होंगे। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आंसर नंबर बी। जो गुलामगिरी आपकी जो पुस्तक है, जो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है, वो किस बारे में है? जाति प्रथा के बारे में है। ठीक है ना, किस बारे में है? जाति प्रथा के बारे में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या हो? कंफ्यूज हो। अगर आप लॉजिक भी लगाना चाहें ना, तो वो लॉजिक आपका गलत लगे। ठीक है ना, तो दास प्रथा पे ध्यान जाएगा, मजदूरों पर होने वाले अत्याचारों पे ध्यान जाएगा। क्यों? क्योंकि बात हो रही है गुलाम की, गुलामगिरी। लेकिन एक्चुअल में जो ये बुक है, ये किस बारे में है? ये जाति प्रथा के बारे में है। किस बारे में? जाति प्रथा के बारे में। याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं आप कि निमन जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता, क्या नाम? ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक, क्या नाम है? गुलामगिरी,
जो कब आई थी 1871 के अंदर, ये भी याद रखिएगा आप, कब आई थी 1871 में। काफी बार क्या होता है ना, वो कैसे देते हैं, पुस्तक का नाम दे दिया, जैसे गुलाम डिग्री दे दी, उसके सामने उसकी सन दे दी 1871 में, या फिर जो उसका नाम है किसने वो लिखी है, जैसे ज्योतिबा फुले दे दी, संवाद कौमुदी दे दी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी किसने लिखी है, आपके राजा राम मोहन राय ने। तो कई बार वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनको आप आपस में मिलाइए, दो बुक और दे देंगे और उनको आपस में मिलवाएंगे, या तो सन दे देंगे कि कब लिखी गई थी, या फिर साथ में जो इनके राइटर हैं उनका नाम दे देंगे कि आप इनको आपस में मिलाइए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको 360 डिग्री सोचना है, और ये सभी चीजें हमने नोट्स में इंक्लूड कर रखी हैं। ये नोट्स के स्क्रीनशॉट है भाई, जो आपको ये रेड दिख रहा है ना, ये चैनल का लोगो है, तो ये सभी मैंने नोट्स के जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जो 1871 में लिखी थी, में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। किसके बारे में, जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखा है। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर, जिसे हम बोलते हैं पेरियार, क्या बोलते हैं, पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेख पूरे भारत में भी पढ़े गए, ठीक है ना। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी थे, ईवी रामास्वामी नायकर जी थे, साथ में ज्योतिबा फुले जी थी। तो इन्होंने किसके बारे में लिखा, मेनली आपकी जाति प्रथा जो है उसके बारे में इन्होंने कलम चलाई थी, और इनके जो लेख है ना वो भी पूरे भारत के अंदर पढ़े गए थे, ठीक है। तो इन्हें किसके नाम से जाना जाता था, ईवी रामास्वामी नायकर को किसके नाम से, आपके पेरियार के नाम से। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि निम्नलिखित में से पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को, ईवी रामास्वामी नायकर को, ज्योतिबा फुले जी को, ठीक है, या कुछ और ऑप्शन दे देंगे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके वहां पे होगा ईवी रामास्वामी नायकर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। आपको 360 डिग्री सोचना है, ज्यादा से ज्यादा जो नोट्स है उनको रिवीजन करना है, ठीक है ना, ताकि जब आप एग्जाम दें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दें और आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत वहां पे ना हो, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। अगर आप नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ चीजें हमारी एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। और एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।